गाड़ी लेने का प्लान है। दोस्तों, जब भी गाड़ी लेने का प्लान होता है, कार खरीदनी होती है, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं बजट। शायद ही हमारा माइंडसेट ही ऐसा है कि भाई मेरे पास इतने हैं तो ये वाली गाड़ियाँ ले लेता हूँ, मेरे पास 10 है तो मैं ये गाड़ी ले लेता हूँ, 15 है तो ये गाड़ी ले लेता हूँ। ज़्यादातर 15 हैं तो एसयूवी पे चले जाएंगे, 10 है तो भैया प्रीमियम गाड़ी चाहिए, हैचबैक भी ले रहे हैं तो या फिर सेडान आ सके तो अच्छी बात है, 5 है तो फिर हाँ चलो हैचबैक ले लेते हैं। बट आज के वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि सिर्फ बजट देखकर गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। गाड़ी लेने से पहले आपको बहुत सारे प्रश्न अपने आप से पूछने हैं और उसके बाद डिसाइड करना है कि मेरे अकॉर्डिंग गाड़ी कौन सी सही है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी गाड़ी लेना ही है, आप ऐसी गाड़ी लीजिए जो आपको सही में काम आए। तो चलिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज देता हूं, ऐसे कुछ चीज़ें आपको बताता हूं जो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करनी है, जिसके बाद जब आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर पे पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बजट आपको पता चल जाएगा और समझ आ जाएगा कि मुझे ये गाड़ी लेनी है और इसके लिए बजट भी मेरे पास है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। सबसे पहले आप, हाँ, जो मैं 8-10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ उनको आप शफल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, बट बजट को थोड़ा लेट रखना। सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए, या सबसे पहला जो आपका सवाल होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपको कितने स्पेस की ज़रूरत है। आजकल आप देखते हैं लोग एसयूवी लेते हैं, सेडान लेते हैं, हैचबैक लेते हैं, प्रीमियम गाड़ी लेते हैं और अकेले बैठते हैं। सेडान लेते हैं जबकि कभी कुछ ज़्यादा कैरी करना ही नहीं होता है सामान। प्रीमियम हैचबैक लेते हैं या ऐसी बड़ी गाड़ी देख करके लेते हैं जबकि 2 लोगों से ज़्यादा कभी बैठते ही नहीं है। तो ये सवाल आप अपने दिमाग में रखिए कि कितना स्पेस की आपको ज़रूरत है। अगर आपको चाहिए कि भाई, जैसे अभी आप पिछला वीडियो देख लीजिए हमारा ऑल्टो वाला, जिसमें राजेश भाई बता रहे हैं कि अकेले घूमना है तो ज़्यादा बड़ी गाड़ी लेकर के क्या करना है। तो आप उस लिहाज से पहले सोचिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऑल्टो ले लो अकेले घूमना है, तो और भी रीज़न है, उसके भी हम बात करेंगे, लेकिन हमेशा ये तय कीजिए, ये सोचिए कि आपको कितने स्पेस की ज़रूरत है। क्या इतने स्पेस से ज़्यादा कभी ज़रूरत पड़ेगी या फिर इतने में हो जाएगा, तो फिर ज़्यादा खर्च करने से कोई मतलब नहीं और ज़्यादा बड़ी गाड़ी लेकर के कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। इवन कई जगह तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इस गली में मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी गाड़ी का साइज़ बड़ा है, तो बाइक ही ठीक थी। दूसरी चीज़, आप ये डिसाइड कीजिए कि आप कैसे इस व्हीकल को इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या ये फैमिली पर्पज़ से ज़्यादा इस्तेमाल होगी, क्या ये आपके डे टू डे कम्यूट के लिए काम आने वाली है, या ये सिर्फ लॉन्ग रन्स के लिए काम आने वाली है। इसमें आपको 2-3 चीज़ें और मिल जाएगी कि यार अगर सिर्फ लॉन्ग रन करना है तो डीजल ले लेता हूँ ना, गाड़ी अगर खड़ी रहने वाली है महीने भर तो पेट्रोल ले लेता हूँ, इंजन में ज़्यादा काम नहीं आएगा। या फिर डेली कम्यूट है मेरा तो सीएनजी पर जा सकता हूं, अगर मेरे आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर है सीएनजी का, तो आराम से आपको ऑटोमेटिकली आंसर जो है मिलते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिए शुरुआत में ही कि मेरा काम क्या है, किस वजह से इस्तेमाल होने वाली, मैं करने क्या वाला हूँ इस गाड़ी के साथ, कैसे मैं चलाने वाला हूँ इसको। अगला सवाल आपको ये पूछना है कि देखो आजकल जो है ना एसयूवी का ज़माना है, मतलब हर किसी को एसयूवी चाहिए, चाहे वो कॉम्पैक्ट हो या फिर चाहे उसको सिर्फ एसयूवी बोला ही क्यों ना जा रहा हो। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी है अवेलेबल जो एसयूवी का मतलब टायर भी नहीं है, लेकिन नाम उनको दे दिया है कि भाई एसयूवी है ये। तो ये सवाल आपको पूछ लेना है अगर आपके भी मन में ये है कि एसयूवी लेना है, तो क्या आपको ज़रूरत है एसयूवी की। आप अपने आप से पूछिए, क्या आपके तरफ रोड्स वगैरह ख़राब हैं जिन पे बड़े टायर्स की ज़रूरत हो। दूसरा, एसयूवी लेने का एक और चीज़ रहता है जब किसी को एक्चुअली एसयूवी लेनी होती है कि भाई इंजन जो है मैं बढ़ा लूँ ताकि मुझे जब लॉन्ग कम्यूट करना हो, लंबा सफ़र करना हो, तो ऐसे समय पर मेरा इंजन थकना नहीं चाहिए, ऑफ रोडिंग में मेरे काम आ जाए, ऐसे फीचर्स हो कि किसी भी टेरेन पे मैं चल सकूं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछिए। क्या मुझे ग्राउंड क्लियरेंस की ज़रूरत है ज़्यादा। अगर आप सिटी में ही ज़्यादा चल रहे हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप ऐसे इलाके में नहीं है जहाँ पर कीचड़ ज़्यादा हो जाता है या ख़राब टेरेन है, तो फिर आप एसयूवी की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या वजह है एसयूवी की और क्यों मैं ले रहा हूँ। तो आपका शायद आप सोचेंगे कि नहीं यार सेडान या हैचबैक पर स्विच कर लिया जाए, वहाँ पर इसी बजट में प्रीमियम गाड़ी मिल जाएगी। अब आपको अगर इतने में आपको क्लियर हो गया कि भाई एसयूवी नहीं लेनी, तो अब आप यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ सोचेंगे, वो है फ्यूल एफिशिएंसी। आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चन बहुत पहले आना चाहिए था, तो आप मैंने इसीलिए कहा रीशफल कर लेना थोड़े से क्वेश्चन। फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोचने के लिए आज के समय में, क्योंकि हर एक चीज़ 100 से पार है। तो यहाँ पर देखो, डीजल देखोगे 100 है, 110-120 पेट्रोल चलता है, सीएनजी भी कम नहीं है, सीएनजी भी 90-95-100 हो गई है। तो ऐसे समय पर आपको देखना है कि आपके आसपास अगर सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीएनजी इसलिए फिर भी टारगेट करूँगा क्योंकि
एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है और दूसरा एवरेज ज़्यादा मिल रहा है ना यार, 35 किलोमीटर पर केजी तक का माइलेज मिल रहा है, तो डेली कम्यूट के हिसाब से बहुत अच्छा है। आपके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है तो आप सीएनजी ले सकते हो, अगर नहीं है तो आप डीजल भी कंसिडर कर सकते हो देखने के बाद कि क्या आपकी गाड़ी हमेशा चालू रहने वाली है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं पेट्रोल में ही मज़ा है। ये नहीं बोलूँगा भाई कि अपनी मतलब मन मार करके डीजल या सीएनजी ले लेना, अगर आपको बहुत मज़ा पेट्रोल में आता है तो बिल्कुल पेट्रोल ही आपके लिए सही है। तो यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, फ्यूल एफिशिएंसी ज़रूर देखना। हाँ, अब बात आती है सबसे ज़्यादा उछले हुए मुद्दे की, जो है सेफ्टी का मुद्दा। अभी आज से 2-3 साल पहले, या मैं बात करूँ 4 साल पहले तक किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था सेफ्टी रेटिंग से, लेकिन फिर कुछ गाड़ियाँ आई जिन्होंने मतलब पहाड़ तोड़ दिया बोल सकते हो कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर के टाटा की गाड़ी आई, महिंद्रा की गाड़ियाँ आई, और उसके बाद से आजकल हर कोई सिर्फ ये पूछता है एनकैप में रेटिंग कितनी है। फिर मैं आऊँगा इस बात पर कि ज़रूरी नहीं है कि 5 स्टार सेफ्टी रेटेड गाड़ी ही लेनी है। आप फिर अपने आप से सवाल पूछिए कि आपका काम क्या है, आप क्या करने वाले हो उस गाड़ी के साथ। वैसे आप 2 व्हीलर पे घूम रहे हो जो कि 0 से भी -2 में जा रही है। अगर आप एक कार लेने वाले हो तो आप ज़रूर पूछेंगे कि भाई क्या मुझे बहुत ज़्यादा सेफ एकदम टैंक की ज़रूरत है, या फिर मेरा डेली कम्यूट है, मैं 40-50 तो चलता ही हूँ, मुश्किल से कभी बाहर निकलता हूँ तो 3 स्टार में भी काम हो जाएगा। आजकल हाईवेज इतने ज़्यादा सेफ हो गए हैं, हाईवेज पर स्पीड लिमिट है 80 की, आप 80 से ज़्यादा मत भगाइए। आपकी गाड़ी अगर आप ले रहे हैं तो आप समझिए उस चीज़ को और आप थोड़ा संभल के चलिए। देखिए, एक कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है कि जिस पे आप बिल्कुल अंधाधुंध गाड़ी चलाएंगे और उसके बाद कुछ होता है तो आप सेफली निकल जाएं। हाँ, सेफ्टी इस वजह से होती है कि अगर बाई चांस कुछ हुआ तो आपके साथ क्या होगा, तो आप खुद उस चीज़ को समझिए कि क्या आपकी यूसेज उस तरीके के हैं कि उतना बड़ा हादसे में आप कभी लपेट सकते हैं, या फिर आप 3 स्टार 4 स्टार तक ले सकते हो। 2 स्टार 1 स्टार पे मत जाना, क्योंकि हाँ फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगा क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ख़राब गाड़ियाँ वहाँ पर हो जाती हैं, और कभी ना कभी अगर आप बाहर निकले और हाई स्पीड पर चल रहे हैं और खुदा ना खास्ता कुछ मैटर होता है तो ऐसे समय पर सेफ्टी रेटिंग काम आती है। बट हाँ, एनकैप ही रेटेड हो ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे अलग अलग भी मानक हैं जिन पर गाड़ियाँ टेस्ट होती है और उन पर अलग अलग रेटिंग्स आती हैं। ग्लोबल एनकैप, एशियन एनकैप, चाइनीज़ एनकैप, जापान एनकैप, जो भी एनकैप है, लैटिन एनकैप वगैरह, ये सब अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। तो जितनी भी रेटिंग है उसको समझ कर लेना होगा, बट ज़रूरी नहीं कि 5 स्टार पर ही जाना है। अब उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि भाई, वैसे इसके बारे में बहुत एक अलग ही वर्ग है जो सोचता है रीसेल के बारे में। हर कोई नहीं सोचता है, जो अपनी पहली गाड़ी ले रहा है या जिसके पास 4-5 गाड़ी ऑलरेडी है और वो उनको गाड़ियों से ज़्यादा लगाव है, तो वो लोग नहीं सोचते कि भाई रीसेल भी करनी है। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि भाई हाँ, मैं 2 साल चलाऊंगा, 4 साल चलाऊंगा, 5 साल चलाऊंगा, फिर नई ले लूँगा क्योंकि अपग्रेडेड आ जाएगी और इसको निकाल दूंगा। तो रीसेल के बारे में भी थोड़ी रिसर्च कर लेना। काफ़ी सारी कंपनीज़ का रीसेल वैल्यू अच्छा होता है अभी के समय, लेकिन उसके बाद गिर भी सकता है। मारुति वगैरह की रीसेल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, तो उनकी गाड़ियाँ चेकआउट आप कर सकते हो। अब जब आप इतने सारे क्वेश्चन पे आ गए हो तो आपको 4-5 गाड़ियां तो लिस्ट कर ली होगी। अब इनमें से चूज करने के लिए एक क्वेश्चन पूछना कि सर्विस सेंटर मेरे आसपास किसके अच्छे हैं। कई बार होता है टाटा की गाड़ी पसंद आ गई है लेकिन टाटा का सर्विस सेंटर तो है ही नहीं, 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा उसके लिए, तो वो टाइम बर्बाद क्यों करना। तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना। और अगर अवेलेबिलिटी भी है तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई क्या वो सर्विस सेंटर अच्छे से काम करता है। थोड़ा सा मार्केट में निकल करके जिनके पास गाड़ियां हैं उनसे बात करके समझना होगा कि सर्विस सेंटर के हालात क्या है। अगर आपका सर्विस सेंटर पे काम अच्छे से नहीं हुआ तो आप आफ्टर मार्केट काम कराओगे, तो आप बाहर काम कराओगे, बाहर मार्केट में फिर सही पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं या मिल रहे हैं या फिर कुछ खराबी हो रही है, बहुत सारी मुश्किलें आती है। मुश्किलों से बचने का एक ही तरीका कि मार्केट में थोड़ा सा घूमिए, थोड़ा सा फिरिए, पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू है इसके सर्विस सेंटर की और काम हो जाएगा। और अब इन सारी बातों पर जो गाड़ी मतलब आपने सारी क्वेश्चन पूछ लिए, तो मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप 12 लाख की गाड़ी लेने वाले थे तो आप अब आ गए होंगे कि 9 लाख या 8 लाख की गाड़ी में ही हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार हम होता है लुक्स देख करके, फीचर्स देख करके, गाड़ी का लोगो देख करके ये सोच रहे होते हैं कि यार बड़ी गाड़ी लूंगा, थोड़ा सा वट रहेगा, मोहल्ले में मजा आएगी, सब लोगों को जान पाएंगे। तो जब ये क्वेश्चंस आप समझते हैं ना तो आपको दिमाग में आ जाता है कि हाँ, ज़रूरत के हिसाब से मैं गाड़ी लूँ तो ये मेरे बजट की, जो कि हमेशा 1-2 लाख रुपए कम होती है। अब बजट क्या करेगा आपके लिए, यहाँ पर आपको एक फाइनल प्रोडक्ट पे ला करके छोड़ देगा कि हाँ, बजट में तो यही सही बैटरी है और ये तो बराबर गाड़ी है। इसलिए मैंने कहा था कि शुरुआत में बजट मुझ पूछिएगा। ये क्वेश्चन जब आप पूछ लेंगे अपने आप से तो आप ऑटोमेटिकली अपने जो आपने तय किया हुआ बजट था उसके अंदर में एक परफेक्ट गाड़ी ज़रूर पाएंगे।
तो इसके अलावा कुछ पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में आए हैं और आप भी मेरे व्यूअर्स की हेल्प करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।